हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। फोर्थ यूनिट है मैक्सवेल इक्वेशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल के समीकरण पढ़ने और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर देखा जाए तो मैक्सवेल इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सवेल समीकरण, चार मैक्सवेल इक्वेशंस है जो कि वैसे देखा जाता है तो हम कई बार पढ़ भी चुके हैं इनको पहले। एक तरीके से समराइज कर किया था किसने, मैक्सवेल ने, सारी इक्वेशंस को। जैसे कि गाउस लॉ पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। इसके अलावा फेराडे का नियम पढ़ा, एम्पियर का नियम पढ़ा। इन चारों को एक तरीके से समराइज किया था। तो हमें टोटल चार मैक्सवेल इक्वेशन पढ़नी है, चार मैक्सवेल समीकरण पढ़ने हैं। दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, ट्वेल्थ में पढ़ते थे ना आप इनके बारे में। बस वही चीजें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं, उनका थोड़ा बहुत प्रूफ देखना है हमें। इन सारी चीजों से ये सारी चीजें कंबाइंड फॉर्म में है फोर्थ यूनिट के अंदर। अब मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ने से पहले एक टॉपिक है, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। उसके बारे में पढ़ना ज्यादा जरूरी है अभी। तो इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है वो लगा लेना, डिस्प्लेसमेंट करंट। विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। थोड़ा बहुत आइडिया है आपको विस्थापन धारा किसको बोलेंगे? विस्थापन धारा। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? देखो, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हम धारा को पढ़ते थे अभी तक, उसको कंडक्शन करंट बोला जाता है। वो क्या थी? चालन धारा थी। मतलब वो कंडक्शन की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही थी। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका कंसेप्ट में मैक्सवेल ने ही दिया था। मैक्सवेल ने किसके बारे में बताया हमें? विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, एक नई टर्म दी। किसके फॉर्म में समझेंगे इसको? समझते हैं कैपेसिटर की हेल्प से। यहां हमने क्या मान लिया? एक संधारित्र, एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या होता है? ये हमने क्या मान लिया? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर पट्टी का संधारित्र है। दो पैरेलल प्लेट्स रखी हुई है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जानते हो ना सब लोग, क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, समान एवं विपरीत आवेश होते हैं ना। इसका एरिया कितना मान लिया हमने? ई। इसके ऊपर कैसा चार्ज है? इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है। और इस प्लेट के ऊपर हमने कैसा चार्ज मान लिया? ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। यहां से ये कनेक्टेड है किससे? वायर से कनेक्टेड है। इस वायर के अंदर करंट हमने अज्यूम कर लिया, कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो प्लेट्स हैं इनका क्षेत्रफल, एरिया कितना माना हमने? ए। और इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठ आवेश घनत्व, उसको कितना मान लिया? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब समझते हो ना आप? पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है कि यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल के अंदर कितना आवेश उपस्थित है। अगर मैं कहूं कि क्यू चार्ज प्रेजेंट है ए एरिया के अंदर, तो यूनिट, सॉरी, ए एरिया के अंदर अगर क्यू चार्ज अवेलेबल है, तो यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल के अंदर कितना होगा? क्यू बाई ए। इसी को क्या बोला जाता है? सिग्मा। ये तो सब लोग जानते हो ना आप, पृष्ठ आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी। कई बार पढ़ चुके होते हैं हम इसके बारे में। तो जब भी घनत्व निकालना होता है, डेंसिटी निकालनी होती है, पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए? पहली बात ये पता होनी चाहिए कि आवेश को वितरित किसके अंदर किया, चार्ज को किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं हम, वो कितनी आती है? सिग्मा। वरना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व और रेखिक आवेश घनत्व, दो टर्म्स और हुआ करती थी अपने पास। तो यहां से हम कुछ चीजें जानते हैं। पहली चीज तो क्या जानते हैं इसके बारे में? देखो, यहीं से नॉर्मल वैल्यूज लिख रहे होंगे हम, उन्हीं से हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगी। वैल्यूज क्या अज्यूम कर रहे हैं हम? पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पीपीसी का मतलब समझते हो ना? समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी ना। देखो, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, विद्युत क्षेत्र होता है, वो कितना होता है? जिनको नहीं पता कैसे आएगी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ध्यान देना। कोई भी पैरेलल प्लेट से ट्वेल्थ क्लास में आप पढ़ा करते थे ना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 बोल दूं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल दिया? E2। E1 की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
E2 की वैल्यू भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इक्वल है। केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, केवल परिमाण की बात कर रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ कैसा, नेगेटिव चार्ज। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हर जगह यही रहेगी ना। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ की तरफ जाती है, बाहर की तरफ जाती है ना धनावेश से, और ऋणावेश में अंदर की तरफ आती है। तो यहाँ डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड होगी क्या, क्या यही डायरेक्शन होगी, ये किसकी डायरेक्शन है, E2 की, ये भी किसकी है, E2 की, ये किसकी है, E1 की। तो प्लेटों के बीच में बात की जाए, बिटवीन द प्लेट्स, तो बिटवीन द प्लेट्स ये दोनों ऐड हो रही है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आ रही है, E1 प्लस E2, मैग्नीट्यूड्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बची ना। अगर प्लेटों के बाहर इस एरिया की बात की जाए, इस रीजन के अंदर अगर हम बात करें, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है। यहाँ जो नेट विद्युत क्षेत्र है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सही नहीं दिख रहा क्या आपको। यहाँ बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ नेट विद्युत क्षेत्र कितना है, 0। इधर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, नेट विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों अपोजिट है ना। देखो E1 की डायरेक्शन ही है, E2 की डायरेक्शन ही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए ना। E1 इधर है, E2 इधर है। यहाँ की बात की जाए, ये किसकी डायरेक्शन है, E2 की डायरेक्शन। E1 तो हमेशा बाहर की तरफ ही रहेगा ना, तो यहाँ डायरेक्शन बदल जाएगी ना। देखो ये E1 ये इधर जाएगी, तो यहाँ E1 इधर आ जाएगा ना, E2 अंदर की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। यहाँ ये किसकी डायरेक्शन थी, E1 की, E2 किधर होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ ही जाएंगे ना। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो बाहर तो विद्युत क्षेत्र कितना है, 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर लिखना चाहो इसको कहीं साइड में लिख लेना, एग्जाम में ये चीज स्पेसिफाई करके आने की जरूरत है नहीं है भाई, समझ गए क्या, इसको कहीं साइड में लिख लेना। अब हम बात करते हैं किसकी, फ्लक्स की। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते हो क्या सब लोग, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन तो सब लोग जानते हो ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से मैं फाई ई को कितना लिख सकता हूं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिख सकता हूं ना। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए क्या लिखा जा सकता है, फाई को ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। नॉर्मली अगर हमारे पास क्लोज सरफेस न भी हो, बंद पृष्ठ न भी हो, तो भी फ्लक्स लिखने का क्या तरीका होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही तरीका होता है क्या। किसी भी सरफेस किसके लिए मान लें, एस के लिए। यहाँ ई वेक्टर की वैल्यू पता है क्या हमें, डी ए का समाकलन, टोटल इंटीग्रेशन कितना मान ले हम, एरिया कितना ज्यूम किया हमने, ए अज्यूम किया ना। यहां ध्यान देना, बीच में प्लेटों के बीच में जो फ्लक्स है वही निकालना चाह रहे हैं क्या हम। हमने यहाँ पर एक सरफेस अज्यूम की है, यहाँ एक सतह मानी है जो इधर आगे जा रही है, इस पॉइंट को एम बोला है, इस पॉइंट को क्या बोला है, एन बोला है। तो इस एम एन सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा, ये फ्लक्स क्या है, वी हैव assumed a surface MN between the plates whose area is equal to A। ये लिख लेना, प्लेटों के मध्य एक पृष्ठ Mn माना गया है जिसका क्षेत्रफल भी A है, इसका एरिया भी हमने कितना माना है, A माना है, तो फाई E। देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर ही है क्या। एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आ रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या,
वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इंटीग्रेशन किया, कितना आ गया, E इंटू ए, यही वैल्यू आ गई क्या। समाकलन करेंगे कि dA का कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। E की वैल्यू को कितना बोल सकते हैं, फाई E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यही वैल्यू आ गई क्या हमारे पास। इसको बोल देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर एक यहाँ लिख देना समीकरण नंबर एक की सहायता से। सिग्मा को और क्या लिखा जा सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम, Q बाई ए। फाई E कितना आ जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यही वैल्यू आ गई ना। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट। फाई ई किसके इक्वल आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा रिया, यही तो गाउस लॉ हुआ करता था ना, गाउस का नियम यही तो होता था, फाई ई किसके इक्वल होता था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे, हमें इसी मेथड से इसको प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पर। दूसरी चीज देखना, यहां से क्या चार्ज और फ्लक्स दोनों टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं क्या। जैसे जैसे चार्ज चेंज होता है, कैपेसिटर संधारित्र क्या होता है, आवेशित होता है ना। कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, एक तरीके से देखा जाए तो सेल और बैटरी की तरह ही तो बिहेव करता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। बस डिफरेंस किसके अंदर आ जाता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में। बैटरी और सेल धीरे चार्ज होते हैं, धीरे डिस्चार्ज होते हैं। कैपेसिटर एक बहुत जल्दी चार्ज हो सकता है और बहुत जल्दी क्या हो सकता है, डिस्चार्ज। आवेशन और अनावेशन के अंदर अंतर है, बाकी काम इसका भी क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना, आवेश को संग्रहित करता है ना, किसके रूप में, वैद्युत क्षेत्र के रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में चार्ज स्टोर करता है। तो यहां से फाई ई की वैल्यू हमने किसके इक्वल लगाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या दोनों टाइम के साथ चेंज हो रही है, क्या चार्ज चेंज हो रहा है। जैसे जैसे चार्ज चेंज होता है, कौन चेंज होता है, फ्लक्स भी चेंज होता है ना। तो हम क्या बोल देते हैं यहाँ, चार्ज Q on plates of capacitor is changing with time। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ। चेंज हो रहा है इसका मतलब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, डी फाई ई बाई डी टी। ये क्या किया हमने, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका अवकलन कर दिया, किसके सापेक्ष, टाइम के रेस्पेक्ट में। यहां कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, अगर हम बीच में मीडियम कौन सा मान के चल रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई दूसरा मीडियम मानते तो यहाँ क्या करना पड़ता, एप्सिलॉन इंटू यहाँ क्या जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट का तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा ना, एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, क्या एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई कितना आ गया, डी टी इज इक्वल टू यहाँ कितना आ गया, डी क्यू बाई डी टी। यहां से एक रिलेशन बताया किसने, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो टर्म है ना एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये क्या बता रही है कि जैसे जैसे फ्लक्स में चेंज होता है उसके कारण क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। डी क्यू बाई डी टी करंट को ही रिप्रेजेंट करता है क्या, क्या इस टर्म की डायमेंशन इसकी बराबर होंगी क्या। अरे एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी की विमा डायमेंशन किसके बराबर आएगी, करंट के बराबर आएगी ना। मैं ऐसा कहूं कि 3 मीटर बराबर 2 kg, ये बात चलने वाली थोड़ी है। अरे ऐसा हो सकता है या कभी 3 मीटर बराबर 2 kg, पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो कोई भी दो क्वांटिटीज इक्वेट हुई है मतलब दोनों की डायमेंशन सेम आएगी ना, दोनों की विमा क्या होनी चाहिए, बराबर। या फिर मैं कहूं दोनों सेम समान भौतिक राशियां होनी चाहिए ना, सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। अलग अलग भौतिक राशियों की तुलना थोड़ी की जा सकती है क्या, लंबाई को द्रव्यमान से तुलना की जा सकती है क्या, लेंथ को मास से थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। ये करंट हम जानते हैं dq बाई dt, तो ये भी किसकी वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू होगी ना। इसी टर्म को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। सिंपल सी बात है क्या। अरे सोच के देखो, कैपेसिटर के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होता यार, करंट कैसे फ्लो करता होगा। कैपेसिटर के अंदर, संधारित्र के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा। डिस्प्लेसमेंट करंट वो विस्थापन के कारण या डिस्प्लेसमेंट के कारण फ्लो करती है। ऐसा हम एक याद रखने के लिए आप जुगाड़ के तरीके से इसको याद रख सकते हो कि संधारित्र के अंदर क्या भरा हुआ होता है, डाइलेक्ट्रिक पराविद्युत भरा हुआ होता है। और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, नॉन कंडक्टर कुचालक। तो उस कुचालक के अंदर धारा कैसे प्रवाहित होती होगी, कैपेसिटर के अंदर कौन भरा हुआ होता है,
डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परावैद्युत माध्यम। और डाइलेक्ट्रिक के बारे में लिखवाया था आपको सेकंड यूनिट में। ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। तो नॉन कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता होगा? तो हम एक तरीके से याद रख लेना कि डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, विस्थापन के रूप में प्रवाहित होता है। तो कैपेसिटर के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? संधारित्र की जो प्लेटें हैं, कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, उनके बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। उसे क्या बोला जाता है? विस्थापन धारा। समझ गए क्या? नोट कर लो यहां तक। लिख लिया क्या? यहां इसके नीचे इसकी थ्योरी लिख लेना। 10 द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी आर सेम एज इलेक्ट्रिक करंट it can be supposed as। इसको किसकी फॉर्म में सपोज किया? पहली चीज तो इसके बारे में क्या किया गया था? सपोज किया गया था किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा। इसको किसकी तरह इमेजिन किया कि जो चेंजिंग फ्लक्स है, जो परिवर्तित होने वाला फ्लक्स है ना प्लेटों के बीच में, वो क्या करता है? करंट प्रोड्यूस करता है। तो इसमें लिख सकते हो इट कैन बी सपोज्ड या इमेजिन्ड एज, इट कैन बी imagined as current between the plates of capacitor by change in flux। Maxwell termed it as displacement current। displacement current हिंदी मीडियम वाला लिख लेना। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी की विमा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी की विमा विद्युत धारा के समान है। विद्युत धारा के समान होती है। विद्युत धारा के समान होती है। इस धारा को इस धारा को संधारित्र की प्लेटों के मध्य इस धारा को संधारित्र की प्लेटों के मध्य फ्लक्स में परिवर्तन के कारण माना जा सकता है। मैक्सवेल ने इसे ही विस्थापन धारा कहा। मैक्सवेल ने इसे ही विस्थापन धारा कहा। समझ गए क्या? एक चीज याद रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट विस्थापन धारा है वो केवल कहां पर होगी? अरे फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स किसके इक्वल था? अभी तो लिखा ना हमने, फ्लक्स की वैल्यू फाई किसके इक्वल था? ई इंटू ए। यही रिलेशन था क्या? तो प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता था? प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्षेत्रफल तो जीरो नहीं हो सकता ना। अरे एरिया थोड़ी जीरो होगा। एरिया जीरो इसका मतलब तो प्लेट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो जाए तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा क्या? फ्लक्स अगर जीरो हो गया तो विस्थापन धारा भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहां से एक स्टेटमेंट और लिख लेना, दिस करंट is absent outside the plates of capacitor as there is no electric field।
एज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए क्या? यह धारा संधारित्र की प्लेटों के बाहर, यह धारा संधारित्र की प्लेटों के बाहर अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है क्योंकि क्योंकि वहां वैद्युत क्षेत्र का मान, क्योंकि वहां वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, क्योंकि वहां वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी वहां पर? जीरो होती थी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहां फ्लक्स भी कितना होगा? जीरो। फ्लक्स जीरो हो गया तो, फ्लक्स ही जीरो हो गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट करंट का कोई सेंस ही नहीं बना ना, विस्थापन धारा का कोई सेंस नहीं बना। समझ गए क्या? मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं हम। बाकी एक चीज ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो छोड़ दो उस चीज को, रहने दो, इतना लिख लो बस। ये डिस्प्लेसमेंट करंट विस्थापन धारा की रिप्रेजेंटेशन है, इतनी याद रखनी है आपको। ये कम से कम ये लिख कर आनी है। आई डी किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। एक चीज और ध्यान देना, आई डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1 एप्सिलॉन नॉट। वहां गलत तो नहीं लिख दिया ना? गलत ही लिख दिया ना? अरे नहीं, सही है। 1 एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। यही वैल्यू आई क्या हमारे पास? क्या डी फाई ई की वैल्यू पता, सॉरी फाई ई की वैल्यू पता है क्या मुझे? फाई ई को कितना लिख सकता हूं मैं? ई इंटू ए लिख सकता हूं ना, तो यहां से आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट को और क्या लिखा जा सकता है? एप्सिलॉन नॉट डी ई ए बाई डी टी। यही वैल्यू आ जाएगी क्या? क्या एरिया, क्षेत्रफल समय के साथ परिवर्तित हो रहा है क्या? अरे एरिया टाइम के साथ चेंज थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा ना। कैमरा में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या आज? ये बाहर आ गया। क्या एप्सिलॉन नोट को मैं अंदर लिख सकता हूँ? कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा उससे, नहीं पड़ेगा ना। यहाँ कितना आ गया? एप्सिलॉन नोट ई बाई कितना आ गया? डी टी। यही वैल्यू आ गई क्या? एप्सिलॉन नोट ई अगर याद हो तो आपको डी वेक्टर के इक्वल बोला करते थे। एप्सिलॉन नोट ई किसके इक्वल हुआ करता था? डी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो। इसे हमने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट करंट। थर्ड यूनिट में पढ़ा था हमने, सॉरी सेकंड यूनिट में। इसको क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। करंट नहीं होता था ना, क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। विस्थापन सदिश बोला करते थे, विस्थापन सदिश। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में दो चीजें लिखा करते थे वहां पर हम, डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ई नोट, या फिर क्या लिख देते थे? एप्सिलॉन ई। लेकिन यहाँ तो अलग अलग कहानी नहीं है ना, वहां तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम किया करते थे। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मानी हमने? ई। और मीडियम कौन सा प्रेजेंट है? एयर या फिर वैक्यूम, वायु या निर्वात। तो डी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? एप्सिलॉन नोट ई के इक्वल। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट विस्थापन धारा को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ए डी डी बाई डी टी। यहाँ कैपिटल डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन सदिश है। ये इक्वेशन नोट कर लेना इसकी एक और। अगर विस्थापन धारा का घनत्व पूछ लिया जाए, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी पूछ ली जाए, तो कितने लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अगर किसका मान पूछ लिया जाए आपसे? विस्थापन धारा घनत्व का, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को? जे डी से रिप्रेजेंट कर देना। करंट डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट की जाती है? जे से। ये किसके इक्वल आ जाएगी? आई डी बाई ई। घनत्व का मतलब तो ये होता है ना, एरिया से डिवाइड कर दो। आई डी को एरिया से डिवाइड करोगे कितना बन जाएगा? डी डी बाई डी टी। समझ गए क्या? अरे क्या करना था इसको? एरिया से, आई डी को ए से डिवाइड किया, ये ए इधर आया, कितना बचा? डी डी बाई डी टी। इतना मैथमेटिकली थोड़ी बताना पड़ेगा, मैथ्स के स्टूडेंट हो आप। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? विस्थापन धारा घनत्व का डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म इस तरीके से लिखी जा सकती है, इसको छाप लेना। अब जो एम्पियर का नियम था, जो एम्पियर्स लॉ था ना, उसके अंदर भी क्या किया जा सकता है? चलो एक बार इतना लिखो, बाद में बताते हैं।
इसमें नीचे लिखना, यहां से मैक्सवेल ने क्या किया, जनरलाइज किया। अभी तक जो भी हम करंट को पढ़ते हुए आ रहे थे, धारा को मानते थे, हम क्या मानते थे कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत कौन होता है, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा उत्पन्न करती थी ना। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमने एक अजम्पशन मानी, एक कल्पना की थी, वो क्या थी कि इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। वहां एक चीज और ऐड हो जाएगी ना, वो तो था, जो चीज पढ़ी है वो तो सही थी, लेकिन एक चीज नई ऐड ऑन और हो गई, क्या, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो क्या यहां से हम एक और स्टेटमेंट बोल सकते हैं, क्या यहां से एक कथन कहा जा सकता है, वो क्या कहा जा सकता है, मैक्सवेल जनरलाइज्ड दैट द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is not only the current is not only the current due to flow of charge due to flow of charge but also due to rate of change but also due to rate of change in electric field। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा। तो इसके अंदर लिखना, मैक्सवेल ने यह बताया कि मैक्सवेल ने यह बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत केवल केवल आवेश के कारण प्रवाहित, सॉरी, आवेश के प्रवाह के कारण, केवल आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत धारा ही नहीं होती, विद्युत धारा ही नहीं होती, बल्कि बल्कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर भी होती है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर भी होती है। सो नीचे वाली लाइन में लिखना, सो टोटल करंट विल बी इक्वल टू, सो टोटल करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। अतः कुल धारा चालन धारा व विस्थापन धारा के योग के बराबर होगी। सो टोटल करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। कुल धारा किसके बराबर होगी, चालन धारा व विस्थापन धारा के बराबर होगी। तो यहां से एक जनरलाइज्ड फॉर्म या करेक्ट फॉर्म बोल सकते हैं उसको, मोर जनरल थी वो फॉर्म, किसके लिए आई, देखो एक चीज और लिख लेना, इन केस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की स्थिति में, कैपेसिटर की कंडीशन में क्या है कि जो कैपेसिटर के इनसाइड है, बाहर तो आउटसाइड, बाहर तो क्या कंडीशन है, अभी हमने पढ़ा ना, बाहर विस्थापन धारा कितनी हो जाती है, जीरो, आईडी कितना होता है, जीरो, आई ओनली किसके इक्वल होता है, आई सी के इक्वल होता है। इनसाइड, अंदर क्या कंडीशन आती है, अंदर कोई चालन थोड़ी हो रहा है, अंदर कोई वायर कनेक्टेड था क्या, अरे यहां देखो फर्स्ट डायग्राम, यहां कोई वायर थोड़ी जुड़ा हुआ है, करंट किसी वायर के कारण फ्लो कर रहा है क्या, तो अंदर चालन धारा कितनी है, कंडक्शन करंट कितना है, जीरो है, चालन धारा कितनी है अंदर,
जीरो। तो जो टोटल करंट है वो किसके कारण है? डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण, विस्थापन धारा के कारण ही है। तो ये रिलेशन याद रखना कैपेसिटर के केस में, संधारित्र की स्थिति में। यहां से अगर एम्पियर्स लॉ की जनरलाइज फॉर्म लिखें, जनरलाइज एम्पियर सर्किटल लॉ लिखें, तो वो कैसे होगा? सो जनरलाइज्ड एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज, क्या कहता था? एम्पियर सर्किटल लॉ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हो। अतः एम्पियर के परिपथीय नियम का व्यापीकृत रूप होगा। व्यापक का मतलब क्या होता है? जनरल। तो व्यापीकृत रूप होगा, जनरलाइज्ड एम्पियर सर्किटल लॉ इज। अतः एम्पियर के परिपथीय नियम का व्यापीकृत रूप होगा, या व्यापीकृत एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होगा? म्यू नॉट सबमिशन आई, यही वैल्यू हुआ करती थी क्या? यहां से क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? आई डी की वैल्यू जानते हो क्या सब लोग? बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसे ही क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लो। इसे ही एम्पियर व मैक्सवेल का नियम भी कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर मैक्सवेल लो कहा जाता है। याद रह जाएगी ना बात? अरे कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है ना। मैक्सवेल ने क्या कहा कि केवल कंडक्शन करंट, केवल चालन धारा ही नहीं प्रवाहित होती है, कई स्थितियों में, कई कंडीशंस में कौन फ्लो करता है? डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा भी प्रवाहित होती है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो टोटल करंट है, जो एम्पियर का नियम है, वो गलत हो गया ना कहीं ना कहीं, या फिर मोर जनरल नहीं रहा। कैपेसिटर की कंडीशन में, संधारित्र की स्थिति में एम्पियर का नियम थोड़ी लगा पाएंगे, हम नहीं लगा सकते ना। तो इन्होंने क्या किया? कुछ सुधार किए उसके अंदर। वो सुधार क्या थे? इन्होंने कहा कि कुल धारा किसके बराबर होगी? चालन धारा व विस्थापन धारा, कंडक्शन करंट व डिस्प्लेसमेंट करंट के सम के इक्वल आएगी। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट आई, यही पहले लिखते थे, बस आई की जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी, आई सी प्लस आई डी। यहाँ कितना आ जाएगा? आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट तब नहीं फ्लो करेगा जब फ्लक्स में चेंज जीरो हो जाए, क्योंकि dt तो जीरो नहीं हो सकता ना। अरे समय के अंदर अंतर जीरो थोड़ी हो जाएगा, टाइम तो चलता ही रहेगा रेगुलर। dt जीरो नहीं हो सकता। कौन जीरो हो सकता है? डी फाई। समझ गए? डी फाई कब जीरो हो रहा था? एक कंडीशन तो हमने देख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र जीरो होने की स्थिति में फ्लक्स भी कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये सारी चीजें नोट कर लो इसके बारे में। ये कंप्लीट है डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाना मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल के समीकरण। लोग कर लेते हैं एक दो तो आज की क्लास में। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, मैक्सवेल के समीकरण लिख लेना। भाई हिंदी के अंदर इतना तो लिख लोगे, मैक्सवेल इक्वेशन, समीकरण की हिंदी थोड़ी बतानी पड़ेगी आपको। मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? तो मैक्सवेल ने क्या किया? चार फंडामेंटल लॉज दिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसके अंदर लिखना मैक्सवेल रिप्रेजेंटेड, चलो मैं लिख देता हूं, मैक्सवेल रिप्रेजेंटेड फोर फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लिए, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लिए चार मूलभूत नियम, चार मूलभूत नियम दिए, चार मूलभूत नियम दिए, जिनमें फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिख लेना, आप पूरा लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र।
हिंदी मीडियम वाला लिख लेना, विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। सेकंड लिखना गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। थर्ड था फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फेराडे का नियम। और फोर्थ क्या था, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। ये चारों लिख लिए। इन चारों को किस फॉर्म में डिफाइन किया, इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म में। इन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म which are called Maxwell's equations। मैक्सवेल ने, अच्छा ऊपर वाली बातें तो लिखवाई दी, यहां तक लिख दिया ना। मैक्सवेल ने वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के चार मूलभूत नियमों को, ये चारों नियम लिख लेना, नियमों को समाकलन व अवकलन रूप में व्यक्त किया, समाकलन व अवकलन रूप में व्यक्त किया, उसे ही मैक्सवेल समीकरण कहा जाता है, या उन्हें ही मैक्सवेल समीकरण कहा जाता है, ऐसा लिख लेना। उन्हें ही क्या कहते हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन का मतलब समझ गए क्या, चार नियम थे हमारे पास, गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। इन चारों को किसके अंदर रिप्रेजेंट करना हमको, डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में, मतलब अवकल और समाकल रूप, मतलब समाकल और अवकल रूप के अंदर इनको व्यक्त करना है, उसी को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। याद रह जाएगी कि इतनी बात। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल का समीकरण। फर्स्ट लिख लेना मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। जो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है वो कहां से आती है हमारे पास, गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर लिखना, सबसे पहले लिखना इट रिप्रेजेंट्स द, या ऐसा लिख लेना इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द गाउस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ में, या फिर ऐसा लिख लेना किसी भी बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान, इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान उसमें कुल बद्ध आवेश, ऐसा लिख लेना, उसमें कुल बद्ध आवेश व निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, या फिर ऐसा लिख लेना वह माध्यम की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, वह माध्यम की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टोटल एनक्लोज्ड चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यही कहता है क्या फ्लक्स, इसके अकॉर्डिंग फ्लक्स किसके इक्वल होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। यही वैल्यू आती है क्या हमारे पास, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हो, इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो and charge is uniformly distributed आइसोट्रोपिक मीडियम जानते हो क्या आप, एक टर्म और काम में लेते हैं यहां पर हम, वो क्या है, आइसोट्रोपिक मीडियम।
जानते हो क्या आप आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होती है या नहीं जानते भी? नहीं जानते क्या? If volume charge density is rho and charge is uniformly distributed, then यदि यदि आयतन आवेश घनत्व रो है, यदि आयतन आवेश घनत्व रो है, वह आवेश को वह आवेश को समान रूप से वितरित किया गया है, वह आवेश को समान रूप से वितरित किया गया है, तो Q को क्या लिख सकता हूं मैं? Q को क्या ऐसा लिखा जा सकता है? इंटीग्रल रो डीवी क्लोज्ड वॉल्यूम V के लिए इस फॉर्म के अंदर लिख सकते थे ना। ये हमारे पास क्या थी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या थी हमारे पास? इक्वेशन नंबर सेकंड। यही वैल्यू आ गई क्या हमारे पास? समीकरण नंबर 2 आ गया। तीसरी चीज ध्यान देना, रो का मतलब समझते हो ना? रो को क्या लिख सकता हूं मैं? dq बाई dv भी लिख सकता हूं ना। dv से dv क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। dq का इंटीग्रेशन करेंगे टोटल चार्ज आ जाएगा। तो अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा चार्ज पूरा आवेश मुझे जरूरी नहीं है पता हो, अगर मुझे आयतन आवेश करना तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है कि रो है, तो रो dv का जो क्लोज्ड वॉल्यूम के लिए कंप्लीट इंटीग्रल है, जो कुल समाकलन है, वही किसको व्यक्त करेगा? कुल आवेश को। सिंपल सी चीज है ये, तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से और क्या लिख सकते हैं? बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से मैं फाई को क्या लिख सकता हूं? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिख सकता हूं ना। केवल बंद पृष्ठ, केवल क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता ना गाउस का नियम। इसे मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या करें? थर्ड से और सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दें। क्या करने वाले हैं? बाई इक्वेशन सेकंड कोमा थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थर्ड और सेकंड से किसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन में। रिलेशन क्या आ गया हमारे पास? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन, तो बाहर ही रहेगा, ये वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा। यहां कितना आ गया? रो डीवी। यही क्या होती है? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। इसे ही क्या बोला जाता है? गाउस के नियम का समाकलन रूप, या फिर यही मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म है। अब इधर जानना, ये क्या था? सरफेस इंटीग्रल। ये क्या है? सरफेस इंटीग्रल है ना। और ये क्या है? वॉल्यूम इंटीग्रल। ये क्या? आयतन समाकलन है। ये क्या है? पृष्ठ समाकलन। तो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में किसकी हेल्प से चेंज कर सकते हो? गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़िए ना, मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पढ़ी होगी आपने। बाय द हेल्प ऑफ गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, we can convert surface integral, we can convert surface integral to वॉल्यूम इंटीग्रल। गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय की सहायता से, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय की सहायता से क्षेत्रफल समाकलन को, या फिर पृष्ठ समाकलन, ऐसा लिख लेना, पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में बदला जा सकता है। डाइवर्जेंस निकालना आता है, किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना हो। यहाँ सरफेस इंटीग्रल कौन है? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए। तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला जानते हो सब लोग? क्या करना होता है? डॉट प्रोडक्ट। तो डेल डॉट कितना आ जाएगा? ई वेक्टर इंटू डी ए की जगह कितना आ जाएगा? ये सरफेस इंटीग्रल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वॉल्यूम इंटीग्रल। समझ गए? इस तरीके से यही कहते हैं ना गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसको मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5। क्या करना है? बाई इक्वेशन 5 इन इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 5 से किसके अंदर वैल्यू पुट कर दे? 4 नंबर समीकरण में। तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा? क्लोज इंटीग्रल डेल डॉट ई वेक्टर इंटू डीवी, यही लिख सकता हूं ना मैं इसकी जगह, इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल रो अपॉन एप्सिलॉन लिख सकते हैं ना। एप्सिलॉन को अंदर लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे कांस्टेंट को तो इंटीग्रेशन से, समाकलन से बाहर रखो चाहे अंदर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई कंपेयरिंग, तुलना करने पर। क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास?
बाई कंपेयरिंग, हमने ओनली क्या किया है, कंपैरिजन किया है, एलएचएस और आरएचएस को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। डेल डॉट ई वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 6। इसे हमने कितने नंबर समीकरण बोल दिया, 6 नंबर समीकरण। कुछ खास किया या हमने केवल गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम काम में ली है, ये आनी ही आनी चाहिए भी, कंपलसरी है ये थ्योरम आपको आना, चाहे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेना, चाहे मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं ना कहीं तो काम में आ ही रही होगी ना आपके। तो ये दोनों इक्वेशंस आ गई क्या। डेल्टा का मतलब सब लोग जानते हो क्या, अरे डेल्टा का मतलब जानते हो ना सब लोग, डेल्टा क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकल संकारक। वैल्यू कितनी होती है डेल्टा की, डेल्टा को हम क्या लिखा करते थे, डेल बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल बाई डेल वाई जे के प्लस डेल बाई डेल जेड के, इस फॉर्म के अंदर लिखते थे ना हम। तो ये एक तरीके से अवकल रूप ही आ गया क्या, इसका डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया क्या, आंशिक अवकलन किस रूप में लिखा करते थे क्या। तो यहां से लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख लेना, हियर इक्वेशन 4th and 6th रेस्पेक्टिवली, ऐसा लिख लेना, 4th and 6th रिप्रेजेंट्स इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन रेस्पेक्टिवली। यहां समीकरण 4 वच है, यहां समीकरण 4 वच है। मैक्सवेल के प्रथम समीकरण के समाकलन व अवकलन रूप को व्यक्त करते हैं, समाकलन व अवकलन रूप को व्यक्त करते हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ही क्या थे हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। समझ में आ गया क्या, चारों इक्वेशन एक साथ पूछी जाती थी पहले जनरली एग्जाम्स के अंदर, कि चारों इक्वेशंस बताओ। इस नए फॉर्मेट के अंदर भी हो सकता है आपको चारों इक्वेशंस एक साथ पूछ ले, चारों समीकरण एक साथ एग्जाम में करने के लिए कह दिया जाए। तो मैक्सवेल के चारों इक्वेशंस एक साथ प्रूफ करनी आपको आनी चाहिए। फर्स्ट का प्रूफ हो गया क्या, बड़ा आसान है क्या। सेकंड भी सेम इसी तरीके की है, बस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा वो किसके लिए आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो सेकंड हेडिंग लगा लेना, मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। तो सेकंड तो ये सिंबल ही सेकंड का ही आ गया ना वैसे, सेकंड इक्वेशन, ये दो है वे, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड है, गाउस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे लिख लेना इसके अंदर, दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इस समीकरण को चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। किसी भी बंद पृष्ठ के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है, जीरो होता है। फाई बी की वैल्यू कितनी आती है किसी भी सरफेस के लिए, जीरो आती है। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हमने क्या बोला, समीकरण नंबर एक। सेम फॉर्मेट वही है क्या, तरीका वही है क्या जैसा उसके अंदर था। वहां किसकी वैल्यू लिख रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी बंद पृष्ठ के लिए जीरो क्यों आता है, याद है क्या आपको। अरे चुंबकीय फ्लक्स बंद पृष्ठ के लिए जीरो क्यों आता है, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं बनते हैं, चुंबकीय एकल ध्रुव नहीं बनते हैं। अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नॉर्थ और साउथ दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जबकि अकेला प्लस या अकेला माइनस पॉसिबल है। तो जब द्विध्रुव ही बनेगा तो जितनी नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ, जितनी इसकी ध्रुव शक्ति, उसके विपरीत इसकी ध्रुव शक्ति होगी क्या,
जो नेट पोल स्ट्रेंथ है, नेट ध्रुव शक्ति, वो हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। किसके लिए, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है ना किसी भी बंद पृष्ठ के लिए नेट आवेश 0 हो। कुल आवेश अगर 0 नहीं है तो फ्लक्स आ जाता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों नहीं आता है, क्योंकि नेट जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, 0। नहीं भी याद है तो भी इतना याद है तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट, बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से। बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से मैं क्या बोल सकता हूँ, फाई को क्या लिखा जा सकता है, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किसी भी क्लोज सरफेस एस के लिए इस फॉर्म के अंदर लिखा जाता है कि इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे हमने कितने नंबर समीकरण बोल दिया, 2 नंबर समीकरण। अब ध्यान देना वापस वही काम मिलेंगे क्या, बाय द हेल्प ऑफ गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय की सहायता से। ये पूरा लिख लेना, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से सरफेस इंटीग्रल को किस में बदला जा सकता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। जो सेम लाइन लिखी है पिछली डेरिवेशन में वो सेम चिपका देना यहाँ पर। सरफेस इंटीग्रल कौन हमारे पास, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको किस में बदला जा सकता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। कैसे बदलेंगे, डाइवर्जेंस की सहायता से। डाइवर्जेंस किसका निकालना है इस बार, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का। डेल डॉट बी इंटू कितना आ गया, डीवी। इसे मैंने कितने नंबर बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 है। क्या करें, बाई इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। 3 नंबर समीकरण से किसके अंदर मान पुट कर रहे हैं हम, 2 नंबर समीकरण में। तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी हमारे पास, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट बी वेक्टर इनटू कितना आ जाएगा, डीवी। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल। यहां से एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करेंगे तो डेल डॉट बी वेक्टर कितना हो गया, 0, क्योंकि वॉल्यूम तो 0 नहीं हो सकती ना। इसे हमने कितने नंबर बोल दिया, इक्वेशन नंबर 4। इसे कितने नंबर समीकरण बोल दिया, 4 नंबर समीकरण। याद हो तो आपको हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के गुण धर्म थे, वहां भी ये बात लिखी थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, उसका डाइवर्जेंस हमेशा कितना आता है, 0 आता है। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस कितना होता है, ऑलवेज 0 होता है। ये हमारे पास 3rd और 4th इक्वेशन आ चुकी हैं क्या, समझ में आया क्या। जो इक्वेशन नंबर 2 है वो इसके इंटीग्रल फॉर्म है, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है। हियर यहां इक्वेशन 2 एंड 4 रिप्रेजेंट्स इंटीग्रल एंड differential form of Maxwell's second equation। यहां समीकरण 2 व 4 क्रमशः मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण का समाकल व अवकल रूप व्यक्त करते हैं। इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या सारी चीजें। मैक्सवेल इक्वेशंस कैसे डिराइव करते हैं, तो मैक्सवेल समीकरण का मतलब ही क्या था, 4 इक्वेशंस है हमारे पास, 4 लॉज थे, 4 नियम है। गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, और क्या बोलते हैं इसको, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम। चौथा नियम कौन सा, एम्पियर सर्किटल लो एम्पियर का परिपथीय नियम। इन्हीं को डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में, अवकल और समाकलन रूप में क्या करना है, व्यक्त करना। उन्हीं को क्या बोलेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन बोलेंगे। फर्स्ट के अंदर हमने केवल क्या काम में लिया, नॉर्मल डेफिनेशन काम में ली, जो हम पहले से जानते थे। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम काम में लिया, सेकंड में भी गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम काम में आती है, थर्ड में स्टोक्स कर्ल थ्योरम काम में आएगी। मतलब 3rd 4th वो चीजें आगे से आगे हम पढ़ते जाएंगे। इस क्लास के अंदर कोई डाउट नहीं होगा भाई, एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई भी कंफ्यूजन हो तो। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।